गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मीट। कुछ परिस्थितियों के कारण से हम लोगों ने बीच में क्लासेस ड्रॉप कर दी थी। अब क्लासेस वापस हम ऑनलाइन कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू ही कर रहे हैं हम हमारा चैप्टर 3 गतिकी, जो हमने बीच में ड्रॉप किया था। गतिकी के अंदर जो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु लगातार अपने वेग में परिवर्तन कर रही है समय के सापेक्ष, तो उसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यानी यूं कह सकते हैं कि वस्तु के वेग में अगर लगातार परिवर्तन है तो वो परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि वेग परिवर्तन की दर, अगर हम सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्योंकि जहां दर आ जाता है वहां समय से रिलेशन अपने आप निकल जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, हम इसके लक्षणों की बात करते हैं, तो लक्षण में सबसे पहला लक्षण हम क्या कहते हैं कि जो त्वरण है वो क्या है, एक सदिश राशि है। यानी इसके अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है। अब अगर यह सदिश राशि है तो सदिश राशि आपकी धनात्मक भी हो सकती है, सदिश राशि आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है, और सदिश राशि यानी त्वरण शून्य भी हो सकता है। त्वरण आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, त्वरण आपका नेगेटिव भी हो सकता है, त्वरण जीरो भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नहीं आता कि त्वरण जीरो कैसे हो सकता है। तो त्वरण जीरो ऐसे हो सकता है कि अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग समय के सापेक्ष कांस्टेंट चल रहा है, तो फिर वहां पर त्वरण जीरो होगा, क्योंकि त्वरण वेग परिवर्तन कहलाता है। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं है तो इसका मतलब वहां पर त्वरण नहीं है, तो वहां पर त्वरण फिर क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो गई यहां पर। ये एक सदिश राशि है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसके अगर हम मात्रक की बात करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण इक्वल्स टू वेग बटा समय। तो अब अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या निकलता है यहां से, देखिए वेग का मात्रक तो होता है मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक सेकंड, तो मात्रक होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसकी विमा की बात करते हैं तो जब हम इसकी विमा लिखते हैं तो विमा आती है m0L1T-2, ये इसकी विमा होती है। तो इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई त्वरण की। पहली, ये सदिश राशि होता है। दूसरा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और विमा m0L1T-2 होती है। ओके, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं त्वरण की। अब जब हम त्वरण के प्रकारों की बात करते हैं, जैसे त्वरण कितने प्रकार के होते हैं या त्वरण को हम किन किन प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी औसत त्वरण। औसत त्वरण जिसे हम कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। अब औसत त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण की जब हम बात करते हैं तो औसत त्वरण होता है कि वस्तु के वेग में कुल कितना परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन को करने में कुल कितना समय लगा, इसका अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं यहां पर वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा कुल समय औसत त्वरण कहलाता है। तो जब हम औसत त्वरण की बात करते हैं तो औसत त्वरण वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय। अब वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय की हम बात करते हैं तो इसको हम ए एवरेज भी कह देते हैं। ए एवरेज, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर हम किसका चिन्ह लगाते हैं, एरो का। अभी हम सदिश सदिश जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो यहां पर हम बताएंगे कि इस एरो का महत्व क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में एक और त्वरण आता है तात्क्षणिक, जो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तात्क्षणिक वेग हमने पढ़ा, तात्क्षणिक चाल हमने पढ़ी, तात्क्षणिक विस्थापन हमने पढ़ा। तो तात्क्षणिक त्वरण, अब तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो
तो जब हम तात्क्षणिक त्वरण निकालते हैं तो ए तात्क्षणिक इक्वल्स टू, यहां पर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट कंसीडर करते हैं, जैसा हमने पहले ही बताया है, डेल्टा टी टर्न्स टू 0, दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है? वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय। तो जैसे लिमिट अप्लाई होगी ये निश्चित में बदल जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा? डीवी बाय डी। तो ए तात्क्षणिक इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डीवी बाय डी। तो ये आपके दो तरह के त्वरण हो गए, औसत त्वरण और एक तात्क्षणिक त्वरण। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस पे कि इनके क्वेश्चंस में क्या क्या है, इनका न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, वो हम देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी शीट के अंदर है वो है कि मूल बिंदु के सापेक्ष एक कण की स्थिति आपको दे रखी है 7t³ प्लस 8t² प्लस 5 मीटर। ये आपको आपके किसी मूल बिंदु के सापेक्ष कण की एक स्थिति दी हुई है। आपको क्या निकालना है? t इक्वल्स 5 सेकेंड पर त्वरण। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी स्थिति है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से और इसमें देखिएगा, हो सकता है शीट में कहीं मिस्टेक हो, वैसे तो मिस्टेक नहीं है, फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को जो मैंने बोर्ड पे किया है इन्हीं पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, इससे अपने क्वेश्चंस को चेक करें जो आप लोगों ने कॉपी में लिखे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर वेग निकालते हैं, क्योंकि स्थिति दे रखी है, स्थिति से मैं डायरेक्ट त्वरण नहीं निकाल सकता। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वेग, क्योंकि वेग क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले हम वेग की बात करते हैं। तो वेग क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ एक्स। ये हमने अवकलन में भी पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो अवकलन का भौतिकी में अनुप्रयोग, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास स्थिति या विस्थापन है तो हम उससे वेग निकाल सकते हैं, और वेग है तो वेग से त्वरण निकाल सकते हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास स्थिति है तो वेग निकल सकता है आराम से, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 7t³ प्लस 8t² प्लस 5। सेपरेट कर देते हैं इसको, 7 डी बाई डी टी t³ प्लस 8 डी बाई डी टी t² प्लस डी बाई डी टी 5। अब इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ t³ को हम लिखते हैं 3t² प्लस 8, इसका 2t और प्लस 5 का 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब ये हो गया आपका 21t² प्लस 16t। ये वेग आया है आपका, लेकिन मुझे वेग से मतलब नहीं है, मुझे क्या निकालना है? त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी इस वेग का वापस समय के सापेक्ष क्या करूं मैं? अवकलन। तो अब वापस मैं त्वरण निकालता हूं। तो त्वरण निकालने के लिए a इक्वल्स टू dv बाई डी टी देन d बाई डी टी। तो कितना हो गया ये? 21t² प्लस 16t। 21 बाहर ले लिया मैंने, प्लस 16 बाहर ले लिया मैंने, दिस वन। तो ये हो गया मेरा 21 इंटू t² का हो गया 2t, 16 इंटू 1, तो 42t प्लस 16। अब कितने सेकंड पे त्वरण देखना है? t इक्वल्स टू 5 पे, तो t बराबर 5 सेकंड पर। तो a बराबर हो गया 42 इंटू 5 प्लस 16, तो 10, 21 प्लस 6, दैट इज 226 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल के आ गया यहां पर? त्वरण। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको स्थिति दे दी जाती है तो आप स्थिति से सबसे पहले आप वेग निकालेंगे और फिर वेग के सापेक्ष आप त्वरण निकालेंगे, और त्वरण जितने भी समय पर आपको दिया गया है उस समय पर आप त्वरण का मापन कर लेंगे। ओके, तो यहां पर इस त्वरण का मापन हम कुछ इस तरह से करेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व और फिर 3 मीटर दक्षिण तथा पुनः वहां से 4 मीटर पश्चिम चले तो उसका विस्थापन कितना होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 मीटर तो चल रहा है वो पूर्व ईस्ट में, वहां से 3 मीटर चल रहा है वो साउथ में, और फिर वापस 4 मीटर चल रहा है वो वेस्ट में। तो हमसे पूछा गया उसका विस्थापन कितना होगा। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है, तो ये देखना है अपने को। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानांतर। तो विस्थापन कितना हो गया? ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा
कि यहां पर हम बात करते हैं कि इस जगह पर से इस जगह के विस्थापन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो AD कैसे लिखेंगे हम इसको, ABCD, तो हम लिखेंगे इसको AD इक्वल्स टू BC। सॉल्व करने का तरीका ऐसा लिख सकते हैं हम, दिस इज 3 मीटर, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को कीजिएगा बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिजिक्स कंप्लीटली बेस्ट न्यूमेरिकल्स पे हैं, आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 16 सेकंड में 18 मीटर चलकर उत्तर की ओर मुड़ जाता है तथा अब उत्तर की ओर 5 सेकंड में 5 मीटर चलकर पुनः बाईं ओर मुड़कर 8 सेकंड में 6 मीटर सीधा चलकर रुक जाता है। अब एक एक चीज चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो किधर जा रहा है वो, सबसे पहले जा रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 16 सेकंड में 18 मीटर चलकर, तो पूर्व दिशा में जा रहा है 16 सेकंड में 18 मीटर। तो यहां पर हम ले लेते हैं सबसे पहले 18 मीटर, ए पॉइंट से चला, उत्तर की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, इधर से किधर की ओर मुड़ा, उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर कितना चला, 5 सेकंड में 5 मीटर, ये उत्तर की ओर। यहां चला ये 5 सेकंड में 5 मीटर, 5 सेकंड में 5 मीटर चलकर पुनः बाईं ओर 8 सेकंड में 6 मीटर सीधा चलकर रुक जाता है। यहां से ये 6 मीटर चला बाईं ओर और 6 मीटर चलकर ये यहां पर रुक गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन अपने से कह रहा है। ठीक, इसके बाद में इस यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करो। तो सबसे पहली चीज, तो अगर हम औसत चाल की बात करते हैं तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, यह आपकी औसत चाल होती है। तो सबसे पहले तो हम कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी हुई, 18 प्लस 5 प्लस 6 दैट इज 29 मीटर, ये तो कुल दूरी हो गई। कुल समय, चलिए कुल समय कितना लगा, तो कुल समय आपका हो गया 16 सेकंड, 5 सेकंड और 8 सेकंड, तो 16 प्लस 5 प्लस 8, तो ये हो गया 8 5 13 और 16 29 सेकंड। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो गई आपकी, कुल दूरी बटा कुल समय, दैट इज 29/29, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। यह आपकी औसत चाल आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है औसत वेग भी ज्ञात करना है, औसत वेग निकालना है। तो सबसे पहले औसत वेग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यहां पर अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ये आपका अंतिम बिंदु है, इनको नेमिंग कर देते हैं हम, A, B, C और D। ये D आपका अंतिम बिंदु है, तो ये सीधी दूरी जो होगी ये आपका विस्थापन होगी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ किया तो 6 मीटर, इसके सामने वाली भुजा 6 मीटर होगी, तो टोटल कितनी, 18। तो 18 में से अगर ये 6 मीटर लेस हो गया तो ये वाली कितनी बची है आपकी, 12 मीटर। ठीक है, और ये वाली भुजा जो है ये इसके समानांतर है, तो ये कितनी हो गई, 5 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होगा। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन AD बराबर √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 25, तो ये हो गया आपका 169, दैट इज 13 मीटर। ये आपका विस्थापन आ गया। ठीक है, तो यहां पर अब जब हम औसत वेग निकालेंगे तो औसत वेग इक्वल्स टू कुल विस्थापन बटा कुल समय, दैट इज 13/29 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका औसत वेग निकल के आ जाएगा 13/29 सेकेंड। और
चाहो तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.449 मीटर पर सेकेंड। तो इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि हम इजीली कॉन्सेप्चुअल चलते हुए, कॉन्सेप्ट से चलते हुए हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको चेक भी करते चलिएगा अपनी शीट में भी, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्थिर बल के प्रभाव में एक दिशा में गतिमान कण का विस्थापन निम्न प्रकार दिया जाता है। तो t इक्वल्स टू √x+1। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं √x इक्वल्स टू t-1। इसको अरेंज कर सकते हैं हम, स्थिति के रूप में अरेंज करना है, क्योंकि मेरे को इसलिए मैंने इसको ऐसे जमाया है क्योंकि मुझे स्थिति के रूप में लाना है। अब इधर अंडर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं। दोनों तरफ जैसे वर्ग करेंगे तो ये रूट यहां से हट जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका t-1 का होल स्क्वायर, दैट इज t² - 2t+1। ये आपका x आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि वेग 0 हो तो कण का विस्थापन कितना होगा। आपसे सीधा सीधा कह दिया उसने कि अगर वेग 0 है तो कण का विस्थापन कितना होगा। तो सबसे पहले तो वेग निकालना पड़ेगा। तो मैंने वेग निकालने के लिए वही v इक्वल्स टू क्या किया, d/dt ऑफ x। तो d/dt x की वैल्यू क्या है मेरे पास, t² - 2t+1। अलग अलग कर दिया इसको, तो d/dt t² - 2 d/dt t प्लस d/dt 1। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस t का 1 होता है 2, ये 0 हो ही जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वेग 0 है तो विस्थापन बताइए। तो प्रश्नानुसार वेग क्या है, 0। अब अगर v 0 हो गया तो 2t - 2 इक्वल्स टू 0, तो 2t इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 सेकेंड। अब मुझे निकालना है विस्थापन। तो अब ये जो मेरी इक्वेशन है ये वाली, ये स्थिति अब विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अतः x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t की जगह क्या आएगा 1 - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यानी मेरा विस्थापन कितना आ गया यहां पर, 0। ठीक है, तो यहां से विस्थापन हमारा 0 निकल के आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है। जो आपका क्वेश्चन था वो √x+3 था, तो कोई इशू नहीं है। जैसे +1 के लिए किया है वैसे आप +3 के लिए भी कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो +3 के लिए एज इट इज हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय जाता है तथा कार्यालय बंद होने के कारण तत्काल 7.5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पुनः घर लौट आता है। तो अपने घर से किधर जा रहा है, कार्यालय। तो ये तो उसका घर और ये है कार्यालय। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और जब वो जाता है तो जाने की जो उसकी चाल है वो दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब जब वो घर से कार्यालय पहुंचा तो वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि कार्यालय बंद है, तो कार्यालय से वापस घर की ओर लौटता है। डिस्टेंस वही है लेकिन अब इसकी चाल कितनी हो गई, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ज्यादा टाइम कितनी थी 5 और आते टाइम कितनी हो गई 7.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो तत्काल वापस घर लौट आता है। तो हमें क्या निकालना है कि इन समयांतरालों में औसत वेग और औसत चाल जो जो हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट समय अंतराल जो दे रखा है मेरे को 0 से 30 मिनट के बीच में निकालना है। ठीक है, अब 0 से 30 मिनट के बीच में निकालना है। तो जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाल हमें दे रखी है, जैसे हम यहां लिखते हैं सबसे पहले v1 हमें दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर और v2 हमें दे रखा है
7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 0 से 30 मिनट की हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो हमें यहां से और यहां तक पहुंचने का समय देखना पड़ेगा इस चाल से। ठीक है, तो इस चाल से सबसे पहले तो हम समय निकालते हैं। तो समय कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर हम कहते हैं 0 से 30 मिनट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो T1 जाने का समय, तो जाने का समय T1 कितना हो गया आपका, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, तो ये कितना आ गया 1/2 आवर, ये तो जाने का समय। इसी तरह से आने का समय, तो आने का समय क्या होगा आपका 2.5, तो 1/3 आवर। इसे हम चाहें तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 30 मिनट हो गए और ये आपका 20 मिनट हो गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 30 मिनट के बीच में आपको औसत वेग निकालना है और औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले औसत चाल तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो आधे घंटे में वो यहां से यहां पहुंचा, समय 1/2, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो इसकी औसत चाल हो गई। औसत वेग की बात करते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति सीधी सरल रेखा में गति करता है तो उसकी चाल और वेग समान आती है, ये ध्यान रखिएगा। सरल रेखा में अगर गति है तो उसका चाल और वेग दोनों समान आएंगे, विस्थापन और दूरी समान रहेगी, तो औसत वेग भी वही रहेगा 2.5, 1/2, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 30 मिनट के बीच में ये हम लोगों ने औसत चाल निकाल दी और औसत वेग निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद अगला जो अंतराल हमें दिया हुआ है, समय अंतराल, वो सेकंड समय अंतराल हमें दिया हुआ है 0 से 50 मिनट। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं एक बार। V1 है मेरे पास, V2 है मेरे पास, T1 है मेरे पास, और T2 है मेरे पास, जो मैं पहले निकाल चुका हूं। ठीक है, अब 0 से 50 मिनट की हम बात कर रहे हैं, तो 0 से 50 मिनट में औसत चाल, तो कुल दूरी गया कितना 30 मिनट में, आया 20 मिनट में, तो टोटल कितना हो गया ये आपका 1/2 प्लस 1/3 किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका यहाँ 6 लिया तो 3 + 2 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 6 ऊपर चला जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये औसत चाल आ गई। अब हम बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग में व्यक्ति यहां से यहां गया और यहां से वापस यहां आया, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन कितना हो गया आपका 0, तो औसत वेग कितना आ गया आपका 0। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड अंतराल की, तीसरा अंतराल की हम बात करते हैं यहां पे। तीसरा अंतराल है 0 से 40 मिनट। अब 0 से 40 मिनट में जब हम लेते हैं तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 30 मिनट में वो घर से कार्यालय जाता है, तो 10 मिनट में वो कितना चलेगा वापस, है ना। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि 20 मिनट में वो कितना चल रहा है 7.5। तो यहां पर हम लिखते हैं 30 मिनट में तय दूरी, सबसे पहले तो 30 मिनट में तय दूरी इक्वल्स टू 2.5 किलोमीटर। 30 मिनट में उसने इतनी दूरी तय की। ठीक है, अब शेष 10 मिनट में तय दूरी, तो शेष 10 मिनट में
तय दूरी। तो कैसे निकालेंगे, वापस आते टाइम चाल कितनी थी उसकी, 7.5 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है वो, ठीक है। तो ये 7.5 और 10 मिनट में चलना है उसको, तो ये आवर में बदलने के लिए 10/60, यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 15 से ये 5 बार गया, ये 4 बार गया, तो 5/4 या फिर 1.25 किलोमीटर। तो 10 मिनट में कितना चला वो, 1.25 किलोमीटर। तो अब जब मैं औसत चाल देखूंगा, तो औसत चाल क्या है मेरी, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय मतलब 1/2 प्लस 1/6, क्योंकि 10 मिनट को मैं 1/6 लिख सकता हूं। जब आप 10 मिनट को आवर में बदलोगे तो 60 का डिवाइड करोगे, दैट इज 1/6। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3.75, एलसीएम आया 6, 3 + 1, तो ये हो गया आपका 3.75 × 6 डिवाइडेड बाय 4, पॉइंट रिमूव किया, 100, 25 से ये 4 बार गया, ये हो गया 2, ये 3, तो ये हो गया 51/8 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी औसत चाल आ गई, 51/8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपकी औसत चाल आई। अब औसत वेग की हम बात करते हैं। तो औसत वेग में इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, ये सही किया है हम लोगों ने। हो सकता है शीट में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो शीट की गड़बड़ को चेक कर लीजिएगा। आप लोग खुद भी चेक करते रहिएगा इस चीज़ को, है ना। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन की मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। अब औसत वेग की हम बात करते हैं। तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। अब विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक, यहां से यहां चला वो, अब कितनी दूरी आ चुका हो, 1.25 10 मिनट में, तो ये 1.25 आ चुका। तो फाइनल कितनी बची यहां से यहां तक, अब ये तो अंतिम हो गई और ये प्रारंभिक यहां थी, भाई यहां से चला यूं, फिर यहां आ गया, तो अब मैं तो ये दोनों ही देखूंगा। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या हो गया, 1.25 अपॉन टोटल समय तो कितना रहा इसका, 1/2 प्लस 1/6, तो ये हो गया तुम्हारा 4/6, ठीक है। तो ये हो गया 1.25 × 6/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 3.75 डिवाइडेड बाय 2। तो और सॉल्व किया इसको, तो ये हो गया 1.87 किलोमीटर पर आवर। ये आपका औसत वेग आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें करना है, मतलब क्वेश्चंस लेंथी नहीं है, बस हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा और क्वेश्चंस को समझ के उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हमें शीट्स में दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और उसके बाद में अब कल से हम आरेखीय विधि, इसकी जो आरेख विधि है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।